हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका कुमार और 10वां बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज जो अभ्यास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, देखिए आप अभ्यास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे होंगे यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप यहाँ पर देखे होंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले यहीं से लेंगे, ठीक है, अभ्यास से ही लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1 में भी है, फिर चैप्टर आप 2 में जाइए, यहाँ भी आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक यानी केमिस्ट्री का टोटल 20 क्वेश्चन लगभग है। कितना है, 20 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक जो अभ्यास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, हम टोटल 5 चैप्टर केमिस्ट्री का है, टोटल 5 चैप्टर, ठीक है, हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 3 धातु एवं अधातु में भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर चौथा चैप्टर जो है कार्बन है उसके होगी, इसमें भी अभ्यास में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है। फिर 5वां अध्याय 5, ठीक है, 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यहाँ भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर का जो अभ्यास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप बताइए, हम है ना। ओके, यहाँ पर चलिए अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, जल्दी कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 क्या है, यहाँ पर चैप्टर 1 है आपका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया मिला है PbO + C, एरो के बाद है Pb + CO2 है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन है यहाँ पर कि शीशा अपचयित हो रहा है यानी Pb जो है, ठीक है। और यहाँ पर कथन जो है असत्य बताना है। दूसरा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PbO और +C, ये अभिकारक हो गया, एरो के बाद उत्पाद होता है, ठीक है, Pb + CO2। तो हम देख सकते हैं कार्बन जो यहाँ था वो जो उत्पाद के अभिकारक के साथ कार्बन था वो उत्पाद के साथ CO2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है ऑक्सीजन आके मिल गया, ऑक्सीजन यहाँ आके दोस्ती कर लिया ना, तो ये CO2 हो गया, ठीक। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो PbO से यानी PbO से, ठीक है। PbO यौगिक से यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो हम कह सकते हैं सर Pb जो है यहाँ पर जो लेड है सर, लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड अगर बात करेंगे यहाँ पर लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड यहाँ पर अपचयित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रहा था, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो आप जो C और जो D ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कार्बन उपचयित हो रहा है ये तो बात सही है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ये बात यहाँ पर सही है। तो जो पहला ऑप्शन A और B जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है, एक गलत है कथन, ये दोनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में दिया गया है पहला कि A एवं B जो कथन है वो असत्य है, ठीक है। दूसरा है कि A एवं C कथन असत्य है। तीसरा यहाँ पर A, B एवं C कथन असत्य है। चौथा है सभी। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, A एवं B जो खाली है सिर्फ A और B वो कथन असत्य है, बाकी यहाँ पर C और जो D को दोनों दिया है ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है ये सही हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, Fe2O3 + 2Al, एरो के बाद है Al2O3 + Fe + 2Fe, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएंगे
विस्थापन अभिक्रिया। अब कैसे बताइए सर, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व जो होता है किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तब देखिए Fe2O3 प्लस 2Al एरो के बाद देखिए ये क्या हुआ, Al2O3 हो गया, एल्यूमिनियम यहाँ अकेला था। अब क्या हुआ उत्पाद के साथ देखिए Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक नया यौगिक बनाया ना, और क्या कर दिया Fe2O3 से Fe को यानी आयरन को अलग हटा दिया। देख रहा है सर, देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग कर दिया उसको। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। पहला चैप्टर में लोह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। होता क्या है, पहला ऑप्शन सही होंगे, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आप रासायनिक अभिक्रिया इसका देखे होंगे, ठीक है। रासायनिक समीकरण देखिए क्या होता है, Fe यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे इसमें, ठीक है। तो HCl से अभिक्रिया कराते हैं इसको, ठीक है। एरो के बाद जो बनेंगे, एरो के बाद बनेंगे FeCl2 प्लस और हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आयरन क्लोराइड प्लस गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकला एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। चलिए कंप्लीट हुआ। तो पहला चैप्टर का 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर देख लिए। अब चैप्टर 2 देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इसका अभ्यास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोई विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला करता है वह क्षारक होगा। क्या होगा, क्षारक होगा। नीला लिटमस पद को लाल करता है वो अम्ल होगा, ये तो आप भी पढ़े होंगे। इसका पीएच मान यानी संभवतः क्या होगा, तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, और 7 से जो कम होता है वो अम्ल का होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो 7 से अधिक देखिए कहाँ है, तो 1 है तो ये तो अम्ल होगा, 4 है तो ये तो अम्ल होगा, 5 है तो अम्ल होगा, 7 से अधिक 10, हाँ तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, तो 10 हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा, ठीक है। तो NaCl, HCl की LiCl की KCl। चलिए तो इसका हम आंसर जानते हैं, ठीक। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा यहाँ पे HCl होगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, वह जो विलयन है वह विलयन कौन है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। हम क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, ठीक है, हम समीकरण द्वारा समझते हैं। तो क्या होता है कि अंडे के जो पीसे हुए जो कवच होता है उसमें होता है CaCO3 होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो क्या करता है HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या करता है, एरो के बाद जो यहाँ बनेगा, ठीक है, वो बनेगा CaCl2, ठीक है, यानी कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, और जल बनेंगे, और जल के बाद एक गैस निकलेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो वह गैस हो गया, कौन गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस क्या करता है कि चूने के पानी को दुधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा, तो विलयन का नाम बताना था, तो ये हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ओके चलिए तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। हम क्वेश्चन रटेंगे नहीं, हम क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को हम समझेंगे यहाँ पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NaOH, ठीक है, का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से तुरंत उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें, ठीक है, उसी विलयन का 20 ml लें, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी 4 ml की, 8 ml की, 12 ml की, 16 ml। देखिए बहुत आसान है, इसका जवाब हो जाएगा 16 ml। सर कैसे, देखिए एक एक नियम तो आप जरूर पढ़े, हम देखिए एक एक नियम से बना देंगे, ठीक है, एक एक नियम आप जरूर पढ़े होंगे, इससे इस क्वेश्चन को हम हल कर देंगे। देखिए कैसे,
तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर एक एक नियम, तो आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको हम एक एक नियम से सॉल्व करते हैं। तो 10 ml, ठीक है, 10 ml NaOH को उदासीन करने के लिए कितना चाहिए, कितना जो है उदासीन करने के लिए जो आवश्यक जो HCl है वो कितना है, 8 ml है। कितना है, 8 ml है, ठीक है। 10 ml NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना है, 8 ml है। अब यहाँ पर कह रहे हैं हम निकालेंगे पहले 1 ml का, इसलिए निकालेंगे यहाँ पर हम 1 ml का निकाल लेते हैं। 1 ml NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl कितना हो जाएगा, तो 8/10 हो जाएगा। एक ही नियम तो आप जरूर पढ़े होंगे, इसलिए हम लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे अतः 20 ml जो है NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl हो जाएगा, यहाँ पर 20 से गुना हो जाएगा। आप एक ही नियम तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो 10 दूना कितना हुआ, 20 एक कट गया, 8 दूना 16, 8 गुने 2 कर देंगे 16 हो जाएगा। तो 16 ml इसका सही आंसर हो जाएगा। हम आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्व किए हैं, ओके। तो स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हम हल किए हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए एक बार कि 10 हम लिखे हैं, चूंकि 10 ml NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl हो जाएगा 8 ml, बराबर में 8 ml लिखे हैं, इसलिए 1 ml NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl बराबर हो जाएगा 8/10 ml हो जाएगा। अतः 20 ml NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl बराबर होगा 8/10 गुना 20, 10 से भागा देंगे 20 को, हम 2 बार में कट गया, ये 8 दूना 16 ml हो गया फाइनल आंसर। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पर है। अपच, ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, ये VVI क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक है, दूसरा यहाँ पर दिया गया है एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी, और तीसरा है एंटीसिड है, और चौथा है एंटीसेप्टिक दिया गया है। तो देखिए अपच का जो उपचार करने के लिए इसका प्रयोग जो होता है वो एंटीसिड का होता है, ठीक है, एंटीसिड का। एंटीसिड क्या करता है कि पेट में जो अम्ल की अधिकता, जो अम्ल हुआ है जिस कारण अपच हुआ है, अम्ल की अधिकता कारण अपच होता है, तो अम्ल की अधिकता को कम करता है एंटीसिड। तो आप जो सी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर सही हो जाएगा एंटीसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपच का उपचार के लिए करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीसिड का होता है। चलिए कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इस चैप्टर का 4 जो क्वेश्चन था हम देख लिए MCQ क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, 4 ही यहाँ मात्र, ठीक है, देख सकते हैं आप 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए आगे चैप्टर 3 यहाँ देख लेते हैं। चैप्टर नेम जो है यहाँ पर धातु एवं अधातु, चैप्टर 3, ओके। चलिए अब इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अभ्यास से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। 4 में से अगर बात किया जाए तो 2 क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे एग्जाम, लेकिन 2 क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं इस चैप्टर का। निम्न में कौन सा युगल, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर NaCl विलयन एवं कॉपर धातु है, दूसरा है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु है, तीसरा है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु है, चौथा है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है, ओके। चलिए तो इसका आंसर हम जानते हैं, समीकरण के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर चौथा ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। AgNO3 जो विलयन है एवं कॉपर धातु। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व जो होता है किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो NaCl जो यहाँ पर यौगिक है, और बात करें कॉपर धातु, तो कॉपर जो है वो Na यानी सोडियम को विस्थापित नहीं करेंगे, नहीं हटा पाएंगे, नहीं हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर यहाँ पर कम है। अब बताइए अधिक पावरफुल तो यहाँ पर सोडियम हो गया, कॉपर यहाँ पर कम हो गया, तो ये तो नहीं, ये तो जवाब नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम जो है ना वो जो ऐसे Mg का यानी मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं करेगा, वहाँ से नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा आपको बताते हैं, क्योंकि जो Mg है अधिक अभिक्रियाशील तत्व है एल्यूमिनियम से यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगला यहाँ पर FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। तो जो सिल्वर है वो Fe को यानी आयरन को
यहाँ से नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो Fe हो गया, Fe जो हो गया यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी सिल्वर से है। अब देखिए, अब मजा आने वाला चौथा ऑप्शन देखिए, AgNO3 विलियम कॉपर धातु। तो यहाँ पर हम एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, ठीक है, AgNO3 प्लस यहाँ पर कॉपर लिख रहे हैं। तो जो कॉपर है वो Ag को यानी AgNO3 से Ag को यहाँ से हटा देगा और अपना जगह ये ग्रहण कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर तत्व है और Ag यहाँ पर कम है। Ag को हटाएगा, बोला भागो यहाँ से, हम अपना स्थान लेते हैं यहाँ पर और ये बना लेगा Cu। इसके बाद अभिक्रिया हम यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम आपको यहाँ समीकरण लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, AgNO3, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लिख रहे हैं Cu। एरो के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu इंटू NO3 का होल 2 प्लस Ag को हटा देगा यहाँ से, ठीक है, Ag को हटाएगा और अपना जगह ये ग्रहण कर लेगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील तत्व है Ag से, Ag को हटा देगा। यहाँ पर आपको हम एक चार्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप चार्ट देख लीजिए, वहाँ से आप समझ लीजिए कि कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कौन कम अभिक्रियाशील तत्व। आपको हम चार्ट दे रहे हैं, एक सक्रियता श्रेणी आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो बस यही है, तो चौथा ऑप्शन जो होगा ये यहाँ पर सही होगा। विस्थापन अभिक्रिया यानी युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे के जो फ्राइंग पैन होता है, ठीक है, को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग है? ग्रीज लगाकर गलत है, पेंट लगाकर गलत है, जिंक की परत चढ़ाकर ये सही है, ठीक है। लोहे के जो फ्राइंग पैन होता है को जंग से बचाने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि की बात किया जाए इसमें तो जिंक की परत चढ़ाकर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन जो हो गए यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय होना चाहिए यानी घुलनशील होना चाहिए, ठीक है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है लोहा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम का अभिक्रिया हम करा लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन से, तो Ca+ हो जाएगा O2, ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते होंगे ये बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, ये जल में जो होता है ये घुलनशील होता है। अगर इसे हम जल में अगर घोल दें, ठीक है, जल में घुल जाए तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा। आप एक समीकरण देखे होंगे, तो आप समीकरण लिखे भी होंगे कॉपी में, ठीक है। तो Ca जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, Ca कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर सही होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम अगर जल के साथ यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिला लेते हैं, वो प्राप्त होगा बुझा हुआ चूना यानी Ca(OH) का होल 2, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है, ओके। तो ये सही हो जाएगा यानी कैल्शियम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अभिक्रिया कार्बन से कराते हैं तो ये जो होंगे जिनके ऑक्साइड जो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे कि जो जल के साथ ये विलय नहीं है, अविलय यानी घुलनशील नहीं होगा, ठीक। सिलिकॉन भी वही हाल है, लोहा भी वही हाल है, अघुलनशील है, घुलनशील नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। बहुत आसान था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा अधिक जिंक महंगा है। टीन की अपेक्षा जिंक जो है महंगा है, गलत है ये। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, गलत है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये देखिए आप तीसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं ये यहाँ पर सही है। जो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर हम जिंक का अगर लेप लगाते हैं तो जो खाद्य पदार्थ में जैसे आम लोग क्षारक हुए उससे अभिक्रिया करके क्या होंगे, जो खाद्य पदार्थ उसे खराब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जिंक जो है ना वो टीन की अपेक्षा जो है अगर बात की जाए तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पर सही हो जाएंगे सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए तो इस चैप्टर का हम पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 4 कंप्लीट कर लें। अब चौथा जो चैप्टर है अध्याय 4 का देखते हैं, कार्बन एवं इसके
उसके योगी। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर अब हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें टोटल जो है ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है इसमें। कितना है? 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस चैप्टर का हम यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एथेन का आणविक सूत्र यहाँ पर दिया गया Tc2H6 है। ठीक है, एथेन, ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, आप तो जरूर पढ़े होंगे। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के नाम, सूत्र और संरचनाएं आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछने की इसमें पहला ऑप्शन है कि 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, कि 8 सहसंयोजक आबंध है, कि 9 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा यहाँ पर 7 सहसंयोजक आबंध। कैसे मालूम करते हैं? तो इसका संरचना सूत्र आप पहले लिख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 कार्बन है, 2 यहाँ पर हम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर रहेंगे हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर पता करना है कि कितने आबंध है। तो 1 2 3 इधर हुआ, 4 5 6 और 1 कितना हुआ? 7 है ना। तो यहाँ पर 7 संयोजक आबंध है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, संयोजक आबंध है। ठीक है, तो संरचना सूत्र से हमें मालूम हो जाएगा ठीक है कितने यहाँ पर जो ऐसे आबंध बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन यानी ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है ये। ठीक है, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है, ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन का होता है C4H यहाँ पर 10 होता है। ठीक है, तो कार्बन इसमें कितने हैं? 4 हैं। चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकात्मक समूह बताना है। ठीक है, तो प्रकात्मक समूह आप जरूर पढ़े होंगे। प्रकात्मक समूह होता है जैसे एक होता है हेलो। ठीक है, हेलो में आता है आपका हो गया क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, एल्केन। तो इसमें आता है एक होता है एल्कोहल, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन, एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है और कीटोन है। तो यहाँ पूछ रहे हैं जिसका प्रकात्मक समूह बताना। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन, तो कीटोन देखिए मिल रहा ना, ब्यूटेनॉन। ठीक है, कीटोन नॉन देखिए आ सकते हैं, यहाँ भी लास्ट में आप ना देख सकते हैं, यहाँ भी आप ना लास्ट में देख सकते हैं। तो ये जो है जो प्रकात्मक समूह हो जाएगा, ये हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। ठीक है, कीटोन। तो जो सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर सही हो जाएंगे, कीटोन। अगर आप ब्यूटेनॉन तो ऑन होता है यहाँ पर ऑन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेन प्लस ऑन, ब्यूटे ऑन हो जाता है। ठीक है, तो वही कीटोन से मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कीटोन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, वो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सी है ईंधन आर्द्र है और डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बी ऑप्शन सही होंगे, याद रखना। ठीक है, तो बस 3 ही क्वेश्चन इसमें है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं है और बहुत आसान था ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर यहाँ पर हम 5 का देख लेते हैं, केमिस्ट्री का। ठीक है, लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक केमिस्ट्री हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास में कितने दिए गए हैं तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा नहीं यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं मात्र 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, ओके। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन की आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। हाँ, ये तो बात सही है यहाँ पर, ये हमें गलत कथन यहाँ पर चुनना है। ठीक है, असत्य चुनना है। दूसरा है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ, ये तो सही होगा। ठीक है, 22 दाईं ओर जाने पर। और तीसरा है
परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये यहाँ पर कथन जो है एक गलत कथन है, ठीक है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते, ग्रहण करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये त्याग करते हैं गलत हो जाएगा। तो असत कथन ये हो गया सी ऑप्शन। और अगला है इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, हाँ ये भी सही है। तो सी ऑप्शन सही होंगे इसका जवाब सही, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने में प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत है? तो परमाणु अपनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक तत्व एक्स है, तत्व एक्स Cl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व समतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो यहाँ पर दिया है, पहला ऑप्शन में है सोडियम है, दूसरा में यहाँ पर मैग्नीशियम है, तीसरा में एल्यूमिनियम है, चौथा में सिलिकॉन है। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम हम जानते हैं जो आवर्त ये 2 में है, ये आवर्त 3 में है, समूह नंबर 2 में है ये। तो समूह नंबर 2 में है, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 12 का तो 2, 8 और 2 होंगे। तो अगर ये देखो 2 किसी को दे देगा तो इसका कक्षा जो है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं 12 कक्षा 2, 8 कक्षा पूरा अपना कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यानी जैसे एक्स है तो एक्स तो यहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा, मानो मैग्नीशियम ये 2 देंगे तो Cl2 तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तो ये सही जवाब होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गलनांक अधिक होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये यहाँ पर सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बी ऑप्शन। बाकी यहाँ सोडियम नहीं होगा, सोडियम का तो होता है 8, 10, 11 होता है। 11 का अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास के 2,8,1 होगा तो ये तो नहीं होंगे यहाँ पर। और फिर बाकी एल्युमिनियम का 13 होता है, 13 का अगर बात किया जाए यहाँ पर 2,8,3 होगा, ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन का 14 होता है तो 2,8,4 ये भी नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो Mg है ये सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। MgCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। तो बस इस जो केमिस्ट्री का मेरा 5 चैप्टर का यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है, 5 चैप्टर का। ओके, तो जितना भी अभी आप देखें 5 चैप्टर जो केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें अभ्यास में जो दिए थे, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, हम यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम जो है फिजिक्स और बायोलॉजी बचा हुआ है, ठीक है, तो उनका हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, अभ्यास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। ओके।